नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बेसिकली हम लोग यही मान करके चलते कि अगर हमने कोई अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस की लाइफ इन्फिनाइट ईयर्स तक रहेगी। दैट इज़ कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी उसको बंद करने के मोटिव से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, एंड इंडेफिनिट लाइफ। सारे कंसेप्ट्स पे, जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स है, सब पे हमने इंडिविजुअली क्लासेस अपलोड की हुई हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। रीज़न बीइंग, हर एग्जाम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स even the proprietor of a business is treated as a creditor to the extent of his capital? No doubt business entity concept, that is separate entity concept. Separate entity concept is also known as business entity concept. देखो होता यही है कि देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो ओनर है और जो बिजनेस है, उनको हम अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। और इसी वजह से ओनर अगर अपने बिजनेस में से ही मनी विड्रॉ करता है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एज ड्रॉइंग, और अगर ओनर अपने बिजनेस में पैसे डालता है तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं एज कैपिटल। क्लियर? ऐसा हम इसलिए करते हैं सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये पता चल सके कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से हमारा कितना रिटर्न है, प्रॉफिट है, लॉस है। वो हम कैसे जान सकते हैं? अगर हम ओनर और बिजनेस को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सिंपली जो ट्रांजेक्शन आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ आप वही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे और बाकी आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट किया ये हमें नहीं पता। क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, क्वालिटी तो कंट्रोल हुई, बट क्या इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं कर सकते। मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट क्या एग्जैक्ट अमाउंट कोई बता सकता है? नहीं। हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर हम बात करें, दैट इज़ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा असेट होता है, बट क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कमीशन पेबल टू सेल्समैन, ये एग्जैक्टली हमें पता होगा कि 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ओनली बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेबल इनटू मनी। जिस चीज़ को आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और बाकी किसी पॉइंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन। बेसिकली कंजर्वेशन नहीं है, ये कंजर्वेटिज्म है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोविजन बनाते हैं फॉर बैड डेट। क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको इग्नोर कर दो, जब वो प्रॉफिट रिलीज होगा आपके हैंड में आएगा तभी आप उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। बट अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तब उसके लिए आज से तैयारी करके चलो, आज से आप उसकी प्रोविजनिंग करके चलो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कंजर्वेशन। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की हुई है रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट का पार्ट है, तो ये भी आप देखना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में कवर करते हैं, तो इसकी क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज टू डू सो वुड रिजल्ट इन अ नेट लॉस फॉर द पीरियड। इंडिकेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज़ वायलेटेड। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करें, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? नॉन कैश आइटम है, ये कैश आइटम तो है नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम इसको ना रिकॉर्ड करें बिकॉज टू डू सो, क्योंकि अगर हम करेंगे तो वुड रिजल्ट इन अ नेट लॉस फॉर द पीरियड। क्योंकि डेप्रिसिएशन बेसिकली नॉन कैश आइटम है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिकॉर्ड करने से नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जा रहा है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कौन से प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं फुल डिस्क्लोजर को। क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आइटम हो, कैश आइटम हो, नॉन कैश आइटम हो, ऑपरेटिंग आइटम हो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो, आपको उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, तभी आप करेक्ट प्रॉफिट लॉस जान सकते हो। क्लियर? तो अगर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप वायलेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो किसको? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट, व्हेन टोटल सोर्स ऑफ फंड्स इज मोर देन टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा है और फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। क्लियर? तो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पॉजिटिव फंड्स ज़्यादा है किससे? एप्लीकेशन ऑफ फंड से। तो यहाँ हम किसकी बात करें? नेट वर्किंग
कैपिटल के इंक्रीज की। एक चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल की, दैट इज करंट एसेट करंट लायबिलिटी की। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो नो डाउट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, और अगर करंट एसेट कम है करंट लायबिलिटी से तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जो सोर्सेज ऑफ फंड है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज अगर कॉपीराइट के लिए आप खर्चे कर रहे हो तो ये किस तरह का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस खर्चे का बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलने वाला है। एक्सपेंडिचर पे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास डाली हुई है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो क्लास करने के बाद एटलीस्ट आप ये क्लासीफाई कर पाओगे कि कब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कब रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कब रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा है और कब कैपिटल रिसीट की बात कर रहा है। क्लियर? तो कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलेगा, दैट इज 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू। अगर हम नई मशीन के लिए कोई भी खर्चा करें उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने वो मशीन परचेज की है, तो हमेशा याद रखना कि उस खर्चे को हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, मशीन में, दैट इज हम उस पर्टिकुलर खर्चे को कैपिटलाइज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, मशीन अकाउंट। क्लियर? और यही कार्टेज अगर मान लो आप बाद में पे कर रहे होते, जैसे मशीन खरीद लिया उसके बहुत टाइम बाद अगर आप ये कार्टेज पे कर रहे होते, तो उस केस में हम उसको कहाँ डाल देते, उस केस में हम उसको डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहाँ डालते, डेबिट कर देते। बट अगर नई मशीन के लिए है तो हम उसको मशीन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, दैट इज कैपिटलाइज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, मशीन अकाउंट। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एज अ टर्म इज यूज्ड इन अकाउंटिंग मीन्स। डेप्रीसिएशन पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उसको हम एलोकेट करते हैं फिक्स्ड एसेट की यूजफुल लाइफ में। इसी को तो डेप्रीसिएशन कहते हैं ना। बेसिकली डेप्रीसिएशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और अगर स्क्रैप वैल्यू तो माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? तो जो कॉस्ट ऑफ असेट है, असेट की जो कॉस्ट है उसको हम एलोकेट करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स इज यूजुअली अज्यूम्ड नॉट टू डेप्रिशिएट। नो डाउट लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता है। हर कोई जानता होगा कि जो लैंड है उसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, दैट इज बढ़ती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। क्लियर? बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, पर लैंड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, लैंड। नेक्स्ट, द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू। डिप्लीशन बेसिकली यूज होता है वेस्टिंग असेट्स के लिए, दैट इज 4। फिक्स्ड असेट के लिए वर्ड यूज होता है डेप्रीसिएशन, क्योंकि बेसिकली डेप्रीसिएशन की बात करो, डिप्लीशन की बात करो या अमोर्टाइजेशन की बात करो, इन सब का मतलब होता है कि आपके एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना। तो फिक्स्ड एसेट में अगर टैंजिबल है, दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर, तो उस पर हम यूज़ करते हैं डेप्रीसिएशन। अगर फिक्स्ड एसेट में इनटैंजिबल है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन, और अगर वेस्टिंग एसेट है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लीशन। पर हर केस में आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट को तो हम इंक्लूड नहीं करते। करंट एसेट पे हम कभी भी वैल्यू डिक्रीज करने की बात नहीं करते। अगर डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन या डेप्रीसिएशन वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो किसके लिए होगा, फॉर फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। सिंकिंग फंड मेथड में जो हम डेप्रीसिएशन डालते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है ओवर द ईयर्स। यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट डेप्रीसिएशन के ट्रांसफर कर देते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ईयर्स। नेक्स्ट, इन विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन असेट अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। क्लियर? और ये यूज होता है एन्युटी मेथड में। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, एन्युटी मेथड। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन हैज बीन स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट। असेट की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। मान लो इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो नो डाउट आफ्टर 5 ईयर्स आपको असेट चेंज करना होगा। तो असेट के रिप्लेसमेंट के लिए भी हम एक फंड बनाते हैं जिसको बेसिकली हम कहते हैं सिंकिंग फंड मेथड। क्लियर? और उसका दूसरा नाम है डेप्रीसिएशन फंड मेथड। तो ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जहां हम असेट को डेप्रिशिएट करते हैं एंड साथ ही साथ हम इनफ मनी जनरेट करते जाते हैं सो दैट
जैसे ही उसकी यूजफुल लाइफ ओवर होगी हम उसको रिप्लेस कर पाए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, डेप्रिसिएशन फंड मेथड। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ मशीन हैविंग अ स्पैन ऑफ 5 years is 10 lakh. It has a scrap value of 10,000. The amount of depreciation in the first year under the year sum of years digit method will be. तो देखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, सबसे पहले तो वो ये है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई जितना हमारे पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है ऑफ द असेट इंक्लूडिंग द करेंट ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। यही फॉर्मूला है। तो सिंपली देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है? 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हमारे पास ओवरऑल 5 years है जिसमें से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का। तो नो डाउट हमारे पास कितना साल बचेगा? 4 साल। बट हमेशा हम लोग जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेते हैं वो इंक्लूडिंग दिस ईयर लेते हैं। तो 4 + 1 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स डिजिट। 5 साल है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। क्लियर? तो ये ओवरऑल हो जाएगा 15। बस अब कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 430,000 और यहाँ पे 10 लाख की जगह क्या करना ना 1 लाख कर लेना। ये मिस प्रिंटिंग है, ये 1 लाख होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 430,000 क्योंकि अगर 10 लाख लेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ रहा था 3,30,000 जो कि नो डाउट हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए हमने क्या किया, इस 10 लाख को 1 लाख करा दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अ परचेज बुक रिकॉर्ड्स। देखो परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है और सब्सिडरी बुक में बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं? परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल बुक होती है, सेल रिटर्न बुक होती है, कैश बुक होती है, जर्नल प्रॉपर होता है। तो जो भी कैश से रिलेटेड आइटम है, चाहे आप गुड्स को परचेज करो कैश पे, चाहे आप असेट को परचेज करो कैश पे, वो सब जाएगी कैश बुक में। क्लियर? अगर आप कोई भी गुड्स जो बेसिकली आपका कोर बिजनेस है, आप उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो, सेल रिटर्न कर रहे हो, मतलब अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज या सेल किया क्रेडिट पे, उधार पे, तो वो कहाँ चला जाएगा? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक में। और उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? जनरल प्रॉपर में। जैसे इन केस मान लो आपने असेट को कैश पे परचेज नहीं करके क्रेडिट पे परचेज किया, तो वो कहाँ जाएगा बेटा? जनरल प्रॉपर में। डेप्रिसिएशन की एंट्री है तो वो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। बैड डेट की एंट्री है तो वो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। तो अब देखो अगर परचेज बुक की बात करें तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं और वो भी किसका? ओनली गुड्स का। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ मर्केंडाइज, दैट इज सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पेटी कैश सिस्टम इज डिजाइंड। पेटी कैश सिस्टम बेसिकली क्यों बनाया गया है? सो दैट जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम बियर कर सके। देखो बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 अकाउंटेंट होते हैं, एक सीनियर अकाउंटेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट। अब सीनियर अकाउंटेंट ये डे टू डे खर्चों के लिए टाइम नहीं दे सकता, तो वो क्या करता है? जूनियर अकाउंटेंट को पर मंथ एक फिक्स अमाउंट दे देता है जिसको बेसिकली हम लोग इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट कर लेते हैं हर मंथ की, जहाँ हमें पता होता है कि पूजा एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कितने लगेंगे, और वो खर्चा हम किसको दे देते हैं? जूनियर अकाउंटेंट को। तो वो पूरे महीने का जो भी एक्सपेंस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड छोटे मोटे खर्चे वो पे करते हैं, जैसे टी का हो गया, स्टेशनरी का हो गया एंड सो ऑन। तो ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है? सो दैट हम कवर कर सके स्मॉल एक्सपेंडिचर्स टू बी पेड इन कैश, कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनको कैश में पे करना है, उसके लिए हम लोग किस तरह का सिस्टम बना के रखें? पेटी कैश सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? लायबिलिटी माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट तो ऑप्शन नहीं है। सेकेंड वाले में देखो लायबिलिटी माइनस कैपिटल है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पे भी कैपिटल इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या बचा? सेकेंड। अब सेकेंड में देखो इस साइड लायबिलिटी माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपली एक तरीका है हमारे पास, सेल्स माइनस COGS। क्लियर? सेल्स दिया हुआ है, अब COGS कैसे निकालेंगे मैम? COGS देखो, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? बट देखो हमें इस क्वेश्चन में इतनी मेहनत करनी नहीं, क्योंकि सेल्स भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, बल्कि परचेजेस नहीं दिया है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? GP। तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। GP क्या हो जाएगा? सेल्स, दैट इज 30,000
एंड माइनस COGS, तो माइनस COGS कितना हो गया 22,750। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा 7250। तो ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा 7250। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7250। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो अभी हमने ऊपर ही ये चीज़ बताई है कि COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लेते हैं कि ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। फर्स्ट में देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर ले जाए और COGS इधर ले जाए तो सही है, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो फर्स्ट इक्वेशन सही है। सेकेंड इक्वेशन देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखो, क्लोजिंग स्टॉक अगर इस साइड है COGS माइनस परचेजेस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब थर्ड भी ऑप्शन करेक्ट है। बट लास्ट देखो, COGS माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस इधर ले आओ तो प्लस परचेजेस हो जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी इधर ले आओ तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स स्टॉक इज जनरली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू। अगर फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और हम कह सकते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट्स आर 25% ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब देखो इस पे हमने बहुत स्टार्टिंग में क्लास डाली थी जहाँ पे हमने प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे डिस्कशन किया था, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ये पॉइंट आपको हमेशा ही काम आएगा। तो इसकी क्लास आप अच्छे से कर लेना सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्लियर, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, 100%। अब जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब हम मान रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस 100 है तो उस पर प्रॉफिट कितना दिया है, 25, तो नो डाउट हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 75। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे 25% है तो कॉस्ट पे कितना होगा। अगर ये 25% है सेलिंग प्राइस पे तो इस पे कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 33.33%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33.33%। नेक्स्ट, when interest is to be allowed on the capitals of partners it is calculated on the, हमेशा याद रखना कि इंटरेस्ट अगर पे किया जा रहा है कैपिटल पे तो ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, ABC शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। D is admitted into partnership for 1/8 share. The sacrificing ratio of ABC will be। अब देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है जहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर अलग दिया हुआ है तो उस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। बट स्टिल हम आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके बता देते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर, अब देखो ओल्ड रेशियो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। देखो इस तरह के पैटर्न पे हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 रुपया है। क्लियर, हमने डी को कितना दे दिया बेटा, 1/8। तो अगर 1 रुपये में से 1/8 डी ले लिया तो बचा कितना, 7/8। अब ये 7/8 में कौन कौन किस किस का हिस्सा होगा, ए का, बी का, सी का, किस रेशियो में, बट ऑब्वियस ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कहीं कुछ मेंशन नहीं किया गया है, दैट इज 6:5:3। देखो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ए को 7/8 में कितना मिलेगा, 6/14। बी को कितना मिलेगा, 7/8 में 5/14 और सी को 7/8 में 3/14। क्लियर, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 42 डिवाइडेड बाय 112, 7 5 35 डिवाइडेड बाय 112, 21 डिवाइडेड बाय 112। क्लियर, और डी का रेशियो कितना था, 1/8। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 112 में तो सीधे कितना हो जाएगा, 14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 112। तो न्यू रेशियो मेरा कितना आया, 42:35:21:14। क्लियर, ये न्यू रेशियो है और ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन था
6:5:3। ए का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो ए का है 6/14 और न्यू रेशियो कितना था? और न्यू रेशियो था 42 डिवाइडेड बाय 112। वैसे बी का ओल्ड रेशियो है 5/14 और न्यू रेशियो था 35 डिवाइडेड बाय 112। और सी का ओल्ड रेशियो था 3/14 और न्यू रेशियो कितना था 21 डिवाइडेड बाय 114। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सेम, जो कि 112 होगा और 14 के टेबल में 8 टाइम्स आएगा 112। क्लियर? तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 48 माइनस 42, तो ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 112। वैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 42 नहीं है बेटा, ये 112 है और ये भी 112 है। वो हमने गलती से लिखा था, ये 112 है। अब देखो जब हम b का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/112 और जब c का करोगे ना तो आएगा 3/112। अल्टीमेटली रेशियो क्या बचा 6:5:3। अब ये 6:5:3 ही क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगर मान लो इतना सॉल्व नहीं भी करते तो भी हमेशा याद रखना कि अगर डी का इस तरीके से शेयर दिया हो टोटल प्रॉफिट में, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसी भी क्वेश्चन में ट्राई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, When a firm is dissolved, profit or loss on realization account is shared by the partners। देखो जब फर्म डिसॉल्व होता है, दैट इज बंद होता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जहाँ सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं। सारे एसेट्स मार्केट में सेल कर देते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचा या लॉस बचा, उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज। अब देखो जो प्रीमियम पे किया जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब क्या, जहाँ पे लेट्स से अगर 3 पार्टनर है ABC, तो तीनों की लाइफ पे जॉइंटली हम एक पॉलिसी लेते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी तो ले ही सकते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी का क्या होगा कि जब उस पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ होगी तो उस इंडिविजुअल पॉलिसी का पूरा अमाउंट उस पर्टिकुलर पार्टनर को मिलेगा। बट अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी एक पार्टनर की डेथ से वो पूरी पॉलिसी सरेंडर हो जाती है और उसके बाद अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो प्रीमियम पे किया जा रहा है ना, इसको हम 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और एक असेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? बट जनरली हम लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस की तरह। और अगर हम उसको खर्चे की तरह दिखा रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, पीएल में सीधे सीधे डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम पेड अकाउंट। यही करेंगे ना। तो देखो ऑप्शन दिया है, क्रेडिटेड to the respective partners capital account, debited to the respective partners capital account, credited to PL account, debited to PL account, but obvious debited to PL account, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीमियम पेड को कैसे ट्रीट किया, एज एक्सपेंस। और जब हम इसको एज एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो जो भी जितना भी प्रीमियम आप पे करो जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे, वो सब एज एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है। और क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा माना जा रहा है तो नो डाउट वो कहाँ दिखाएंगे, पीएल में डेबिट करेंगे। क्लियर? तो अगर वो खर्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं बिजनेस का तो वो कहाँ जाएगा, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट, पार्टनरशिप कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय गिविंग नोटिस। देखो एक नोटिस दे देने से हमारी पार्टनरशिप तब खत्म होगी जब पार्टनरशिप एट विल हो। पार्टनरशिप एट विल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें यही चीज़ होती है कि डिसोल्यूशन पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसोल्यूशन के टाइम कोई भी एक पार्टनर अगर नोटिस दे देता है बाकी रिमेनिंग पार्टनर को कि वो फर्म डिसॉल्व कराना चाहता है, दैट इज लिक्विडेट कराना चाहता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्लियर? पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स पीरियड। अगर फिक्स पीरियड के लिए होती लेट्स से 1 ईयर, तो 1 ईयर के खत्म होने पे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती, दैट इज कम्स टू एन एंड हो जाती। बट उसके लिए क्या कोई नोटिस देना पड़ता? नहीं। पार्टनरशिप इज नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड। अगर मान लो वो फिक्स पीरियड के लिए नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। जैसे लेट्स से 2 पार्टीज मिली और उन्होंने पार्टनरशिप बनाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो जैसे ही रोड का कंस्ट्रक्शन होगा उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसके लिए उनको कहीं नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। द पर्पस फॉर विच इट वॉज इस्टेब्लिश्ड हैज़ कम टू एन एंड। देखो यही चीज़ हमने बता दिया कि अगर हमारा पर्पस था रोड के कंस्ट्रक्शन का, तो जैसे ही वो खत्म होगा तुरंत हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसके लिए अलग से कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर पार्टनरशिप एज इट इज़ एट विल, इस केस में क्या होता है ना कि विल मतलब जब तक आपकी मर्जी हो आप उसको चलाओ, जब आपकी मर्जी हो आप उसको बंद कर दो। बट बंद करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको नोटिस देना होता है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा 3।
नेक्स्ट, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड गुडविल अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू, अब देखो गुडविल अकाउंट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट। गुडविल क्या है, फिक्स्ड एसेट है, बेसिकली ये इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, बट है क्या फिक्स्ड एसेट। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं सबको हमें कहाँ ट्रांसफर करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर करना होता है। क्लियर। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी उसमें से सेल होता है हम उसको सेल कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन, अब देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है। जैसे इफ इन केस मान लो मेरी कोचिंग सेंटर है जिसका हम रेंट पे करते हैं 20,000, तो ये 20,000 तो हमें हर मंथ पे करना होगा। फिर भले मेरे पास 0 स्टूडेंट्स आए या 10 स्टूडेंट्स आए, बट क्या इस पर कोई चेंज होने वाला है, नहीं। तो अब लेट्स से मेरे पास अभी एक स्टूडेंट है और 20,000 का मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा अभी पर यूनिट कितना कॉस्ट आ रहा है, 20,000। बट लेट्स से कल को मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 200 हो जाते हैं, तो उस केस में मेरी जो पर स्टूडेंट कॉस्ट आ रही है फिक्स कॉस्ट की वो कितनी हो गई, 100। इसका मतलब जैसे ही आउटपुट इंक्रीज हुआ हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा। क्या बोला हमने, पर यूनिट। ओवरऑल टोटलिटी में तो पहले भी 20,000 था, अभी भी 20,000 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। एंड इसका वाइस वर्सा भी होगा, जैसे इफ इन केस मान लो 20,000 है, अभी मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 100। इफ़ इन केस मान लो ये डिक्रीज होकर के 100 हो गई, तो उस केस में मेरी पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100। तो जैसे ही मेरा आउटपुट डिक्रीज होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कब होगी, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट, partnership deed provides for a salary of 10,000 per month to partner X. If X withdraws only 5,000 in a month, the remaining 5,000 is, अब देखो अगर आपको सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ, तो नो डाउट आप उसको विड्रॉ करो या मत करो, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, और वो आपके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनती है। क्लियर। अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्रेडिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू सैलरी पेबल अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बल्कि होता क्या है कि लेट्स से अगर हमने करंट अकाउंट बनाया है तो करंट अकाउंट में बाई साइड, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखता है बाई सैलरी। ठीक, इसका मतलब सैलरी क्या होगी, क्रेडिट होगी किसमें, करंट अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स। क्योंकि पार्टनर एक्स को ही सैलरी मिलनी है तो पार्टनर एक्स के ही करंट अकाउंट का ये पार्ट बनेगी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी इशूड फुल्ली पेड शेयर टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, द जर्नल एंट्री इज, इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। जब हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तब हमने वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं अपनी ही कंपनी का तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी अंडर द लॉ शुड बी, अब देखो एज पर सेबी गाइडलाइंस ये कम से कम कितना होना चाहिए, 25%। एज पर सेबी गाइडलाइन जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करनी है पर शेयर वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो 100 का 25% सीधे सीधे कितना हो गया, 25 रुपीज़। क्लियर। अब देखो ऑप्शन में हमारे पास कहीं नहीं दिया है तो आप इसको 25 कर लो, करेक्ट आंसर होगा 2। क्लियर, बस ये परसेंटेज याद रखना। नेक्स्ट, बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, अब देखो शेयर फॉरफीचर मतलब वो शेयर जो कंपनी ने पब्लिक को एक बार इशू किया था और वापस से उनसे छीन लिया। फॉरफीट करना मतलब क्या, आपसे एसेट छीनना होता है, तो उसको बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में, दैट इज 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस शुड बी शोन ऑन द, अब देखो इनकम टैक्स में 2 चीज़ होती है, एक अगर वो एडवांस में दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे कर दिया तो नो डाउट वो आपके लिए क्या हो गया बेटा, असेट हो गया, क्योंकि एक तरीके से जो प्री पेड अमाउंट है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, एज करेंट असेट, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जब आप इनकम टैक्स पे करोगे तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर।
तो नो डाउट हम उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, असेट साइड। और यही अगर होता कि इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कुछ अमाउंट अभी ड्यू है, पे करना है, पेबल है, तो उस केस में फिर हम उसको कहाँ दिखाते, करंट लायबिलिटी का पार्ट होता वो। क्लियर। और क्योंकि इनकम टैक्स आपको हर ईयर पे करना होता है, तो वो आपके लिए क्या है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, X Limited forfeited 20 shares of 10 each, 7 called up, on which John had paid application and allotment money of rupees 5 per share. Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for 6 per share. What amount should be transferred to capital reserve account? क्वेश्चन में यह लिखा है फुल्ली पेड अप। अब देखो सिंपली अगर हमने 20 शेयर फोरफीट किए हैं जो कि 10 के थे, पर कंपनी ने उस पर कितने कॉल्ड अप किए हैं, सिर्फ 7 रुपये, मतलब कंपनी ने 7 रुपये मांगा जिसमें से 5 रुपये मिल गया और 2 रुपये नहीं मिला, तो इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में डाल देते हैं, और जो पैसा मिला वो कहाँ डालते हैं, शेयर फोरफीचर में। होपफुली इसकी एंट्री सबको पता होगी। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 7 से, क्योंकि उतना ही पैसा मांगा गया, 2 रुपये नहीं मिला है और 5 रुपये मिल गया, तो जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर के सामने दिखाएंगे 20 × 2 दैट इज़ 40, और शेयर फोरफीचर में कितना दिखाते हैं, वो मनी दिखाते हैं जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो यहाँ देखो 5 रुपीज़ जो हमें रिसीव हुआ है वो क्या है, कंपनी का फ़ायदा, क्योंकि कंपनी जब शेयर छीनती है ना, तो ये पैसा जो कंपनी को मिला है वो कंपनी शेयर होल्डर को वापस नहीं करती। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से हम 15 शेयर्स रीशूट करें पार्कर को, और ये शेयर्स फुल्ली पेड अप है, 6 पर शेयर पे हम रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो हम लोग कितना शेयर रीइशू करें, ओनली 15, और ये फुल्ली पेड अप है, इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज़ 150। इसमें से कंपनी को पैसा कितना मिल रहा है, सिर्फ 6 रुपीज़, दैट इज़ 90। और जो पैसा नहीं मिला कंपनी को वो बेसिकली कंपनी के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, या हम कह सकते हैं डिस्काउंट हो गया। तो 15 × 4 दैट इज़ 60। जब कंपनी ने ये शेयर छीना तो कंपनी को फ़ायदा कितने का हुआ, 100 रुपये का, पर कंपनी ने जब ये री इशू किया तो उसको नुकसान कितने का हुआ, 60 का। क्लियर। बट क्या हमें 100 रुपये और इस 60 रुपये को, ये फ़ायदा है ये नुकसान है, क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। ये 100 रुपये का फ़ायदा बेटा कितने शेयर्स पे, 20 शेयर्स पे, और ये 60 रुपये का नुकसान कितने शेयर्स पे, 15 शेयर्स पे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देख लेते हैं कैपिटल रिजर्व में हम क्या ट्रांसफर करेंगे, शेयर फोरफीचर, बट कितना ट्रांसफर करेंगे वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। देखो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ था किस पे, 20 शेयर्स पे, तो इस 100 रुपये के फ़ायदे को हम कन्वर्ट अगर कर दें 15 शेयर्स के लिए तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 75 रुपीज़। कि अगर हम 15 शेयर की बात करते तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा था, 75 का, बट उसको री इशू पे हमें लॉस कितने का हुआ, 60 का। इसका मतलब हमारा 15 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा फ़ायदा बचा शेयर फोरफीचर के फॉर्म में, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 रुपीज़ 15। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल और डिफर्ड कैपिटल। अब देखो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व कैपिटल, क्योंकि कंपनी कई बार क्या करती है कि वो एक पर्टिकुलर पोर्शन रिजर्व करके रखती है अपने अनकॉल्ड कैपिटल का। किसका, अपने अनकॉल्ड कैपिटल का। क्योंकि सिंपली देखो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी इशू कर सकता है। क्लियर। इतने नंबर ऑफ शेयर्स तक अगर कंपनी चाहे तो वो मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर सकती है, पर कंपनी कई बार क्या करती है कि अपने अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन रिजर्व करके रखती है, सो दैट वो उसको जब कंपनी वाइंड अप होगी उस इवेंट में कॉल्ड अप कर सके। क्लियर। और उस तरह के अनकॉल्ड कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, रिजर्व कैपिटल। और ये रिजर्व कैपिटल बेसिकली वो सिर्फ इसलिए रिजर्व करके रखती है सो दैट इफ इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आए कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़े तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लोगों से उसकी डिमांड कर सके। नेक्स्ट, if a limited company has adopted table A, it is required to pay interest on calls in advance at the rate of, अब देखो टेबल ए में ये रेट दिया हुआ है 12%, जो कि बेसिकली अब अपडेट हो चुका है क्योंकि ये 2012 का पेपर है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया है, बट आपको याद रखना है 12%। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, अब देखो अगर शेयर एप्लीकेशन की बात करो या शेयर अलॉटमेंट की बात करो या शेयर कैपिटल की बात करो, ये जितने भी अकाउंट्स हैं ना, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और ये पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि देखो
ये पर्सनल अकाउंट इसलिए होता है ना क्योंकि ये उस पैसे को या उस मनी को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमें शेयर होल्डर्स से मिलना है। किससे? शेयर होल्डर्स से। क्लियर? तो ये किस तरह का अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो डेटर्स और कस्टमर्स तो नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कुछ होगा, आइदर क्रेडिटर और ओनर। बट बेसिकली जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, हम सबको क्या मानते हैं? कंपनी का ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है। क्लियर? तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी कंपनी के जो भी डिसीजंस हैं ना उनको कंट्रोल कर सकता है और ना ही इवन उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ये डिफरेंस होता है। बट शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी गुडविल इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। गुडविल कहाँ दिखाते हैं? फिक्स्ड असेट्स में, या हम कह सकते हैं नॉन करेंट असेट्स में। वो भी इनटैंजिबल असेट का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, फिक्स्ड असेट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक असेट फॉर कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो। क्विक असेट मतलब सिर्फ वो असेट लेते हैं जो बेसिकली लिक्विड असेट होते हैं। तो बैंक बैलेंस लेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे, डेटर्स लेंगे, बट क्या इन्वेंट्रीज लेते हैं? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 2। इनफैक्ट प्रीपेड भी हम इसका पार्ट नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट, when the current ratio is 2:1 an equal increase in current asset and current liabilities would। अब देखो करंट रेशियो 2:1 है, मतलब ये करंट असेट है, ये करंट लाइबिलिटी है। मान लेते ये 2 है, ये 1 है। क्लियर? तो अभी जो रेशियो है वो आ रहा है 2:1। इन केस इन दोनों को हम मान लो इक्वल इंक्रीज करें 2 से, तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। और 4/3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू? हमारे पास आएगा 1.33:1। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को इक्वल इंक्रीज करें तो हमारा करंट रेशियो क्या होगा? जो पहले 2:1 था अब हो जाएगा 1.33:1, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, डिक्रीज इन द करंट रेशियो। नेक्स्ट, व्हेन द करंट रेशियो इज 2:1 एंड द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज 25,000, व्हाट इज अमाउंट ऑफ करंट असेट्स? सिंपल क्वेश्चन है। करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो कितना है? 2:5। ये क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 25,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 5 करंट एसेट इज इक्वल टू 50,000 और करंट एसेट कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 10,000। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से क्या नहीं लेते हैं? करंट एसेट लेते हैं, करंट लाइबिलिटी लेते हैं, बट क्या फिक्स्ड एसेट लेते हैं? नहीं। और फर्नीचर क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटी। बैंक ओडी क्या है? करंट लाइबिलिटी। और डेटर्स क्या है? करंट असेट। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्नीचर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन करंट असेट्स। करंट असेट्स पे इफेक्ट कब नहीं होगा देख लेते हैं। मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश, तो कैश डिक्रीज होगा, करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा। मोटर कार सोल्ड फॉर कैश, कैश इंक्रीज होगा, करंट एसेट पे फर्क पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, मतलब हम इनको पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा तो करंट एसेट पे अफेक्ट पड़ेगा। बिल रिसीवेबल्स कलेक्टेड, तो अगर बिल रिसीवेबल कलेक्ट किए हैं तो सिंपली क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से बिल चला जाएगा। तो एक बार करंट एसेट बढ़ेगा, एक बार करंट एसेट घट जाएगा। तो क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा करंट एसेट पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऐड हो रहा है, एक बार लेस हो रहा है, तो नलीफाई हो गया। क्लियर? तो पहली 3 केसेस में तो हमारा करंट एसेट अफेक्ट होगा, पर 4th केस में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड एट, सिंपल है। जीपी रेशियो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स पे। और ये सेल्स कौन सी होती है? बेसिकली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल्स पे हम लोग डायरेक्टली जीपी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो सिंपली क्या है? जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। क्लियर? दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग मतलब जो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड है, ऑफिस एक्सपेंस रिलेटेड है, सेलिंग ओवरहेड रिलेटेड है, पोस्टेज रिलेटेड है, बट इंटरेस्ट, जैसे इफ इन केस मान लो हम ये चीज़ कह रहे हैं हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है जिसपे वो इंटरेस्ट पे करे, तो बेसिकली ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई ना, ये कहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? ये कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं, ये आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, इंटरेस्ट। नेक्स्ट,
नेट प्रॉफिट गिवन है, टैक्स गिवन है, नेट वर्थ गिवन है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी की अगर बात करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। क्लियर। अब देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मेरे पास नेट प्रॉफिट दिया है और टैक्सेस दिया है। नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, दैट इज 2 लाख। और शेयर होल्डर्स इक्विटी के लिए मेरे पास क्या दिया है, नेटवर्थ ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है 10 लाख। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय 100 होगा क्योंकि रीजन बीइंग हमसे रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, तो सिंपली कितना आ जाएगा बेटा, 20% आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और COGS गिवन है। देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, अब देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 55,000। क्लियर। तो हमारे पास COGS दिया हुआ है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 55,000। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, 4 टाइम्स। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, व्हेन नेट सेल्स फॉर द ईयर इज इतना एंड डेटर्स इतना, द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज। अब देखो अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, 365 डेज, और हम लोग 360 डेज भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब मेरे पास ये तो गिवन है, पर क्या एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, नहीं, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। क्लियर। तो नेट क्रेडिट सेल्स मेरे पास कितना है क्वेश्चन में, 2,50,000, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल में सिंपली यहाँ यही करते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, पर मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है 50,000, हम उसी को एवरेज डेटर मान ले रहे हैं। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब हमें क्या निकालना था, एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ हम 365 डेज की जगह 360 डेज ले रहे, डिवाइडेड बाय 5, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 72 डेज। क्लियर। अगर यहाँ 365 लेते तो 73 डेज आता। अब देखो ऑप्शन में मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया है 72 डेज, इसीलिए हमने उसको 360 डेज अज्यूम कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट, ऑडिटिंग इज कंपलसरी इन द केस ऑफ, ऑडिट बेसिकली कंपलसरी होती है कंपनी के केस में, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, क्योंकि बेसिकली कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट भी कंपलसरी है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज आर क्लोज टू द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज। इश्यूज की बात कर रहा है, तो ये बेसिकली किस में हो सकता है बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, क्योंकि जो बाद में आ रहा है और वो पहले जा रहा है ना, तो वहाँ हम जब इशू करेंगे तो नो डाउट वो करंट रेट पे ही तो इशू होगा। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में परचेज किया है उसको हम पहले आउट करते हैं, तो नो डाउट हो सकता है कि जो हमने फर्स्ट परचेज की थी, लेट्स से वो जनवरी में की थी और हम इशू कर रहे हैं मार्च में, जनवरी और मार्च के रेट में बहुत डिफरेंस होगा। बट लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या करते हैं कि लेट्स से हमने जनवरी में परचेज किया, फरवरी में भी परचेज किया, मार्च में भी परचेज किया, और इशू हमें मार्च में करना है, तो हम सबसे पहले कौन सा इशू करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में है वो पहले इशू करेंगे। तो यहाँ जो इशू होगा वो किस रेट पे होगा, अभी करंट रेट पे, दैट इज करंट इकोनॉमिक वैल्यूज पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, LIFO मेथड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में इसमें से क्या हम इंक्लूड नहीं करते हैं, रेंट ऑफ वेयर हाउस करते हैं, ऑफिस रेंट भी करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी करते हैं। बेसिकली इन तीनों को हम किसका पार्ट बना देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बेसिकली ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, ऑफिस रेंट बेसिकली ये है तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड का पार्ट, और रेंट ऑफ वेयर हाउस ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट। पर कहीं पे भी क्या शेयर ट्रांसफर फीस दिखाते हैं, नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, शेयर ट्रांसफर फीस। नेक्स्ट, द जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज।
अब देखो अगर सिंपली शेयर अलॉटमेंट हो रहा है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो हम लोग दिखाते ही दिखाते हैं, बट इसके साथ अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट करेंगे, और अगर प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम हम क्या करते, क्रेडिट करते। क्लियर? तो हमारे पास देखो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट किया गया है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देखो शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया गया है, बट सेकंड में डिस्काउंट को क्रेडिट किया, बल्कि डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट नहीं होता, अगर प्रीमियम रिसीव हो रहा होता तो वो क्रेडिट होता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, टोटल ऑफ वर्क्स ओवरहेड प्लस ऑफिस ओवरहेड आर नोन एज बट ऑफिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तभी आता है सीओपी। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल इंडस्ट्री। अब देखो यूनिट कॉस्टिंग तब यूज होती है जब हम बात करते हैं स्टील प्रोडक्शन की, ब्रिक्स की, माइंस की। इन इंडस्ट्रीज के कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं यूनिट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली यूज होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे रोड्स का, ब्रिजेस का, तो उस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं। बैच कॉस्टिंग हम यूज करते हैं जब हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात कर रहे हों। क्लियर? शूज़ की बात कर रहे हों तो उन केसेस में हम बैच कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। बट क्वेश्चन में हमसे ऑयल इंडस्ट्री पूछा है तो ऑयल इंडस्ट्री बेसिकली यूज़ करती है प्रोसेस कॉस्टिंग, और प्रोसेस कॉस्टिंग और भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे केमिकल वर्क्स में, शुगर मिल्स में एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट, जॉब कॉस्टिंग इज़ यूज्ड इन। अब देखो जॉब कॉस्टिंग बेसिकली यूज़ होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इशू ऑफ मटेरियल प्राइस एट अ डिटरमाइंड रेट। हम मटेरियल इशू कर रहे हैं और उसकी प्राइस जो है एक डिटरमाइंड रेट पे कब कैलकुलेट की जाती है, इन स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग अंडर रॉयल्टी अकाउंट इज इक्वल टू। देखो शॉर्ट वर्किंग मतलब सिंपली क्या, अगर हमने जिस चीज़ की फ्रेंचाइजी ली है उससे हम अर्न कर रहे हैं 10 रुपये, पर हमें पे करना पड़ रहा है कितना, 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हमारा क्या है, मिनिमम रेंट, और हमने एक्चुअल रॉयल्टी अर्न कितनी की, 10। क्लियर? तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। नेक्स्ट, द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। जहां पे बात आती है वर्किंग कैपिटल की वहां बात आती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, द टर्म फाउंड्स नहीं है, ये फंड्स है, आर यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम दो की ही बात करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है, और बहुत जल्दी फंड फ्लो स्टेटमेंट पे भी हम पूरी डिटेल क्लास अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, अ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड। फंड का फ्लो कब नहीं होगा, व्हेन अ करंट एसेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करंट एसेट, अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड आउट ऑफ करंट एसेट, अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज पेड आउट ऑफ करंट एसेट, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो अगर हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है आउट ऑफ करंट एसेट, मतलब कैश या बैंक का पेमेंट करके हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, तो इससे क्या होगा, मेरा करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और फ्लो ऑफ फंड में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सिर्फ इसी पे हमारा फोकस होता है, तो करंट एसेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब फंड में हमारे चेंज होगा। नेक्स्ट है, अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज पेड आउट ऑफ करंट एसेट। अगेन कैश या बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फंड का चेंज होगा, और हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ फंड होगा। बट अगर हम एक करंट एसेट को कन्वर्ट करें दूसरे करंट एसेट में, तो एक बार करंट एसेट ऐड हुआ, एक बार करंट एसेट लेस हुआ, तो क्या इससे कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई फ्लो होगा फंड का, नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा करंट एसेट में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्सेबल है, कैपिटल गेन्स टैक्सेबल है। पर अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है कोलकाता में, दैट इज विद इन इंडिया, तो क्या ये टैक्सेबल है, नहीं, ये एग्जेम्प्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस इज टोटली एक्सेप्ट नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। पूरी तरीके से कौन सा एग्जेम्प्ट है, सिर्फ फॉरेन अलाउंस। बाकी सब केसेस में आप लोग देखोगे कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, बट फॉरेन अलाउंस 100% एग्जेम्प्टेड है। क्लियर?
अच्छा, इनकम टैक्स पे हम बहुत जल्दी क्लास अपलोड करने वाले हैं, जहां हम ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब देखो, कैपिटल एसेट बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो कि असेसी से रिलेटेड होते हैं। दैट इज, लेट्स से अगर मेरा इनकम टैक्स बन रहा है तो हम असेसी हैं, और मेरी अपनी पर्सनल लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, गुडविल, शेयर्स, डिबेंचर्स जो बेसिकली मेरे नाम से होगा, वो मेरे लिए क्या होगा बेटा, कैपिटल एसेट होगा। क्लियर। अब कैपिटल एसेट होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है या नहीं। वो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर पर्सनली मेरे नाम पे वो रजिस्टर्ड है, पर्सनली हम उसके ओनर हैं, तो उस केस में वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट। क्लियर। तो गुडविल इंक्लूड करता है, ज्वेलरी ये भी, एग्रीकल्चर लैंड भी, बट क्या स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट का पार्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से कई चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। उसमें सबसे पहला ही है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल। बेसिकली ये हम अपने बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए होल्ड करके रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम हेल्ड करके रखते हैं, ना कि अपने नाम से। क्लियर। तो स्टॉक इन ट्रेड मान लेते हैं कि उसको सेल करने पे हमें ही फ़ायदा होगा, बट स्टिल हम उसको कैपिटल एसेट के पार्ट नहीं बनाते। क्लियर। इसके अलावा और भी कई सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ज्वेलरी देखो, ये क्या है, ये मूवेबल है, बट स्टिल ये हमारे कैपिटल एसेट का पार्ट है। बट इफ इन केस मान लो आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो लगातार, क्लियर, आप या आपकी डिपेंडेंट फैमिली वो यूज़ कर रही हो, उसको बिना हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फर्नीचर, वेयरिंग एपरल एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर मान लो हमारा एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होता रूरल एरिया में, तो उस केस में उसको भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर देते। उसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स हैं, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का पार्ट नहीं होती। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ हम एक लिस्ट अपलोड कर देंगे कि कैपिटल एसेट का पार्ट क्या क्या नहीं है। क्लियर। वैसे सिंपल अगर याद रखना है तो कैपिटल एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो कि असेसी का पर्सनल एसेट होता है, बट स्टिल उसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड की गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, स्टॉक एंड ट्रेड। नेक्स्ट, द लैंडलॉर्ड अंडर रॉयल्टी अकाउंट्स इज पेड। लैंडलॉर्ड को हमेशा कितना मिलना चाहिए? कम से कम उसको उसका मिनिमम रेंट तो मिलना चाहिए, बट अगर वो मिनिमम रेंट से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उस केस में उसको एक्चुअल रॉयल्टी मिलेगी। क्लियर। तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा लैंडलॉर्ड उतना ही लेगा। लैंडलॉर्ड ये बोलता है कि कम से कम हमें मिनिमम रेंट तो दीजिएगा, बट अगर आप इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो फिर आप मेरे को वो पैसा दीजिए। नेक्स्ट, अंडर द हायर परचेज सिस्टम द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन इज। डेप्रीसिएशन हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कैश प्राइस पे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कैश प्राइस। नेक्स्ट, अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिस्काउंट रिसीव्ड इज अपोर्शनड अकॉर्डिंग टू। अब डिस्काउंट रिसीव्ड किस पे होगा? उस गुड्स पे जो हमने परचेज किया है, तो नो डाउट ये किस पे अपोर्शनड होगा? परचेज पे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, when a branch purchases a fixed asset and the asset account is to be kept in head office, then branch, सिंपली देखो ब्रांच क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहा है, पर इस एसेट अकाउंट को रखेगा कौन? हेड ऑफिस रखेगा। तो उस केस में ब्रांच अपनी बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश तो कर नहीं सकता, बट इसी जर्नल एंट्री को तोड़ करके हम ब्रांच में करेंगे और हेड ऑफिस में करेंगे। देखो ब्रांच में बेसिकली क्या एंट्री होगी और हेड ऑफिस में क्या एंट्री होगी? ब्रांच में एंट्री होगी हेड ऑफिस टू कैश, और हेड ऑफिस में क्या होगा? फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच। आया समझ? देखो एंट्री अभी भी यही है, फिक्स्ड एसेट टू कैश, बट इसको हमने तोड़ तोड़ के किया क्योंकि पेमेंट किसने किया? ब्रांच ने। और फिक्स्ड एसेट किसके पास रहेगा? एचओ के पास। तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट, अंडर द इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स लिस्ट सी गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द। अब देखो अगर इंसॉल्वेंसी अकाउंट की बात करें तो इसमें लिस्ट ए टू लिस्ट एच पूरी डिटेल दी रहती है, जिसमें बेसिकली लिस्ट ए में क्या मेंशन होता है ये बता देते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनके अगेंस्ट किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी ना हो। लिस्ट बी में हम मेंशन करते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
लिस्ट सी में हम मेंशन करते हैं पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लिस्ट डी में क्या मेंशन करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्लियर। लिस्ट ई में फिक्स्ड एसेट्स की पूरी डिटेल होती है। लिस्ट एफ में बैड डेट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कितने उसमें से गुड डेट है, कितने बैड डेट है और कितने डाउटफुल हैं। लिस्ट जी की बात करें तो इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा एंड लास्ट लिस्ट एच की बात करें तो वो डेफिशिएंसी को शो करता है। क्लियर। तो इसका क्वेश्चन में हमसे लिस्ट सी पूछा है तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये लिस्ट आप लर्न कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे इसकी पूरी एक डिटेल कैसे इंसॉल्वेंसी अकाउंट बनता है उसकी एक पूरी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ हम इसका नोट्स अपलोड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 2012 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो चुका है। हम इसको 75 + 75 इस तरीके से 2 पार्ट में इसको हम अपलोड करेंगे। हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2010 टू 2020 के क्वेश्चन पेपर्स बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बेसिकली पास्ट 10 टर्म्स के पेपर बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो हमने 2013 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर पहले अपलोड कर दिए थे। अब 2012 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब बस मेरे पास जो पेपर बचा है वो है 2010 एंड 2011। इसके अलावा मेरे पास पास्ट ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर रिमेनिंग नहीं होगा। अगर अभी तक आपने इसकी क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा BHO MCOM प्रिपरेशन के लिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली MCQs भी अपलोड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब उन क्लासेस को भी साथ ही साथ कवर करते चलना। इफ़ इन केस आपको हमारे आज के सेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन लेना जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।